Ramalingam and Karuthama. In addition to land, Ramalingam's family owned a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. अब देखिए, रामालिंगम के पास जमीनें भी थी और उसके साथ साथ उसकी फैमिली के पास एक राइस मिल भी थी, एक शॉप भी थी जहां पर वो अपने सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब चीजें बेचा करते थे. फॉर राइस मिल दे यूज्ड some of their own money and also borrowed from the government bank. और उस राइस मिल को चलाने के लिए रामालिंगम ने क्या करा था, कुछ पैसा तो अपने पास से लगाया था जो उसके पास खुद का था, और कुछ पैसा उसने गवर्नमेंट से उधार लिया था, यानी कि गवर्नमेंट बैंक से लिया था. दे बाय पेटी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज. और वो क्या करता था, जो पेडी थी कुछ तो वो अपने आसपास के गांवों से खरीदा करता था, और कुछ पेडी फ्रॉम विद इन द विलेज, कुछ तो उसी के गांव में हो जाता था और कुछ आसपास के जो गांव था वहां से वो खरीदा करता था. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. और जो भी राइस प्रोड्यूस होती थी उसके मिल में, उसे वो व्यापारियों को बेचा करता था शहर में, उनके जो आसपास शहर थे वहां पर जाके वो उन्हें बेचा करता था. दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, जिससे उसकी कुछ इनकम हो जाया करती थी. Our next topic is agricultural laborers and farmers in India. In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sikar and a few big farmers like Ramalingam. अब जैसे आपने कलपट्टू विलेज में बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबरर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि तुलसी हो गया, या फिर छोटे छोटे फार्मर्स हो गए जैसे सिकार, या फिर बड़े फार्मर्स हो गए जैसे रामालिंगम, उनके बारे में आपने स्टोरी पढ़ी. इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स फैमिलीज. और हमारे इंडिया में नियरली 2 out of 5 फैमिलीज, मतलब हर 5 फैमिलीज में आपको 2 से 3 फैमिलीज रूरल फैमिलीज ऐसी मिल जाएंगी जो एग्रीकल्चरिंग लेबरर्स हैं, यानी कि फार्मिंग वगैरह का काम करती हैं. All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. और ये सभी लोग किसी दूसरे की खेती में, मतलब यानी कि फील्ड पे डिपेंड रहते हैं कि अगर कोई बड़े फार्मर के फील्ड में काम होगा तो ये काम करेंगे, तब इनकी अर्निंग होगी, तो ये दूसरे की फील्ड पर डिपेंड रहते हैं. Many of them are landless and others may own very small plots of land. और कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती एग्रीकल्चरिंग करने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड होती है. In the case of small farmers like Sikar, their land is barely enough to meet their needs. अब जैसे कि अगर हम छोटे छोटे फार्मर्स में शिकार की ही बात करें, तो शिकार के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे कि वो अपना गुजारा या अपनी जरूरतें पूरी कर ले रहा था. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. और हमारे इंडिया में 80% लोग ऐसे ही होंगे या ऐसे ही फार्मर्स आपको मिलेंगे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होगी जहां पर वो अपनी बेसिक नेसेसरी चीजें पूरी कर लेते हैं. ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो रामालिंगम की तरह होते हैं जिनके पास खुद की बहुत सारी जमीनें होती हैं. These large farmers cultivate most of the land in the village. और ये ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं कल्टीवेशन करने के लिए. A large part of their produce is sold in the market. और जितनी भी कल्टीवेशन इनकी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा ये मार्केट में बेचते हैं. Many of them have started other businesses such as, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना अपना मतलब अपना उन्होंने दूसरे दूसरे बिजनेस भी करे हैं, जैसे कि शॉप्स खोलना, पैसा उधारी में देना, ट्रेडिंग व्यापार करना, या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोलना, या इसके अलावा ऐसे बहुत से काम. वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू. हमने कलपट्टू में फार्मिंग की अलग अलग स्टोरियां भी पढ़ी, फार्मिंग के बारे में भी पढ़ा. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा. और रूरल एरियाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस पे डिपेंड रहते हैं, अपना कलेक्शन करके, जैसे कि
जंगलों में जा कर के वो लोग कुछ चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर ली उनने फॉरेस्ट से, या फिर उनको एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को पालते हैं और उससे ही उनकी अपनी अर्निंग करते हैं, या कुछ लोग डेयरी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ लोग फिशिंग करके अपनी अर्निंग करते हैं। तो छोटे छोटे काम करके वो अपनी अर्निंग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. अब अगर हम गांव में, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर फार्मिंग भी होती है और जंगलों से कलेक्शन करके जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं उससे वो अपनी लिवलीहुड यानी कि दिनचर्या चलाते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को चलाते हैं। Collecting mahua, tendu leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. और अपनी एडिशनल इनकम कैसे करते हैं? एक तो इनकम उनकी डेली की हो गई जो वो काम कर रहे हैं, और छोटी मोटी इनकम वो अपने छोटे मोटे काम साइड से करके, ठीक है, जो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है उससे वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं। और उनकी एडिशनल इनकम कैसे होती है? जैसे कि वो महुआ हो गया, तेंदू लीव्स हो गई, हनी हो गई, इन सबको कलेक्ट करते हैं और व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत अर्निंग मिल जाती है, यानी कि पैसा कमा लेते हैं। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गांव में मिल्क बेचते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल्क बेचना और टेकिंग मिल्क खरीदना, नियर बाय शहर से खरीदना, मे बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, उनका एक सोर्स होता है थोड़ा बहुत पैसा कमाने का, अपनी अर्निंग करने का। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं? फिशिंग वगैरह करके, ठीक है, वहाँ गांव में फिशिंग वगैरह बहुत होती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट Aruna and Palivian who lived in Pudupeth, a village close to Kalpattu. अब ऐसी ही हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक फिशिंग फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अरुणा और पलिवियन, जो पुदुपेट में रहते हैं, जो कि कहाँ है? कलपट्टू विलेज के पास ही है। अब अरुणा और पलिवियन, उसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुदुपेट। वो बताते हैं कलपट्टू से ज्यादा दूरी पर नहीं है ये गांव पुदुपेट। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। यहाँ पर लोग अर्निंग करते हैं फिशिंग करके। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड रोज ऑफ कैटामैरिन्स एंड नेट लाइंग अराउंड। और वो बताते हैं कि उनके जो घर हैं वो सी साइड के बहुत पास में है, इसीलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है फिश पकड़ना, ठीक है। और नेट लाइंग अराउंड, और नेट भी उनके आसपास ही रहती है, ठीक है। एट अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। वो बताते हैं कि सुबह के अराउंड 7 o'clock में वहाँ पर बीच में मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती हैं। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामैरिन्स रिटर्न विद देयर कैच। और वो बताते हैं कि ये एक टाइम होता है जहाँ पर कैटामैरिन्स वापस आते हैं, ठीक है, फिश पकड़ के। एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। और जो वुमेन क्या करती हैं, जितनी भी फिश वो घर लेकर आते हैं उसे गैदर करते हैं और फिर उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। माई हस्बैंड पेरीविलिन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे। वो बताती हैं, अरुणा बता रही हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं जिनका नाम है पेरीविलिन, और जो मेरा भाई है और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है, वो आज वापस आने में उन्हें देर हो गई है। आई वॉज वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता हो रही है। दे गो टू सी टुगेदर इन अवर कैटामैरिन। वो बताते हैं कि वो लोग सब साथ में ही मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। दे सेड दे वर कॉट इन अ फिश स्टॉर्म। वो बता रहे थे कि वो दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। वो आज मछलियां पकड़ने जाएंगे समुद्र में। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। और मैंने कुछ फैमिली मतलब कुछ जो फिश थी वो अपनी फैमिली के लिए संभाल दी थी।
आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और कुछ जो फिश बची हुई थी वो मुझे बेचनी थी. द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, और जो भी पैसा मतलब उन फिश को बेचकर आया था वो हमें 4 हिस्सों में बांटना था. मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ. One each of each person who went fishing and the fourth one for the equipment. वो बताते हैं कि 4 लोग, यानी कि मतलब हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा, और जो फोर्थ वन है जिसके पास मतलब जिसके जो इक्विपमेंट्स लगे उस पर खर्चा करा जाएगा. यानी कि 3 हिस्से उन लोग के हो गए, ठीक है. और जो एक हिस्सा है चौथा है, जो उनके औजार वगैरह लगते हैं, फिशिंग नेट्स वगैरह हो गई और चीज़ें जो यूज़ होती हैं, उसके लिए वो हिस्सा रखेंगे. सिंस वी ओन द कैटामरन इंजन एंड नेट्स, वो बताते हैं कि हमने कैटामरन्स खरीदा, इंजन खरीदा, नेट्स खरीदे, वी गेट दैट शेयर टू, और हमें इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा बचा के रखना है, ताकि इसकी मतलब रिपेयर अगर करना हो या नया लेना हो तो उसे हम कर सकें. We have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed onto the catamaran. वो बताते हैं कि हमने कुछ लोन भी लिया था बैंक से, ठीक है, इंजन खरीदने के लिए, विच इज फिक्स्ड ऑन द कैटामरन, जो कि फिक्स्ड है कैटामरन में. नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच. वो बताते हैं दे कैन गो फार, मतलब अब उन्हें समुद्री जो दूर दूर है थोड़ा वहां जाना पड़ेगा, सो दैट वो अच्छे कैच यानी कि अच्छी फिशेज वगैरह पकड़ के ला सकते हैं. The women who buy fish here will carry them in basket to be sold in nearby villages. वो बताती हैं जितनी भी फिशेस हमारे पास आती हैं उसे हम सोल्ड करने के लिए पास के गांव में जाते हैं. And there are other like traders who buy for the shops in the town. और कुछ ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो इन्हें खरीदने के लिए शहर जाते हैं. I'll only finish this auction by noon. मुझे ये जो ऑक्शन है, जो फिश है, वो मुझे नून टाइम तक बेचनी है. In the evening, my husband, our relatives will untangle and repair our nets. क्योंकि इवनिंग तक, शाम तक मेरे हस्बैंड और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें ये नेट्स वगैरह सब रिपेयर करनी है. अर्ली टुमारो मॉर्निंग 2 AM they will set out to sea again. क्योंकि अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 AM पर उन्हें फिर फिश पकड़ने के लिए जाना है. एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून. वो बताती हैं हर साल एटलीस्ट 4 months मानसून के टाइम पर दे कैन नॉट गो टू सी. मानसून के टाइम पर वो सी साइड में नहीं जाते हैं, बिकॉज दिस इज द फिश ब्रीड, क्योंकि ये सीजन होता है फिश ब्रीड का. ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स. और यही वो समय होता है जब हमें अपने बोरोअर से यानी कि उधार लेना पड़ता है पैसा व्यापारियों से. बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर. और यही एक वजह है कि जब मानसून खत्म हो जाता है और हमारा फिश का काम शुरू होने लगता है तो हमें जितना भी हम फिश बेचते हैं वो हम इन्हीं ट्रेडर्स को बेचते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हीं ने हमको लोन दिया होता है. एंड कैन नॉट डू अवर ऑक्शन, और कहीं और हम अपनी ऑक्शन नहीं कर सकते. दोज लीन मंथ्स आर मोस्ट डिफिकल्ट. और कुछ महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ सुनामी. और लास्ट ईयर हमने सुनामी की वजह से काफ़ी कुछ सफ़र किया था. नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज रूरल लिवलीहुड. पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरी वेज. वो बताते हैं कि रूरल एरियाज में लोग अपनी अर्निंग अलग अलग तरीकों से करती हैं. सम वर्कर, कुछ ऐसे होते हैं जो फार्म में काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फार्म में ना काम करके कुछ अलग अलग काम करते हैं. वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड. जो लोग फार्मिंग में काम करते हैं वो लैंड को प्रिपेयर करते हैं, सोइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप्स की. वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स. और हम वेट करते हैं मतलब, और जो भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करी जाती है वो नेचर के हिसाब से ही ग्रो करी जाती है, किस मौसम में कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है. Hence, life revolves around certain season. हमारी जो लाइफ है वो कुछ सीजन के हिसाब से डिसाइडेड रहती है, यानी कि सर्टन सीजन, जैसे कि कुछ सीजन में काम होता है, जो क्रॉप्स होती है उस तब वो काम कर पाते हैं. अगर
कुछ सीजन में क्रॉप्स नहीं उगनी है तो वो काम नहीं कर पाते, फिर वो कुछ और काम करते हैं, या फिर वो अलग अलग सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स उस टाइम पे उगाई जाएगी वो क्रॉप्स वो उगाते हैं, ठीक है। तो दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सर्टन सीजन्स। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। वो बताते हैं कि लोग बिजी रहते हैं सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर, एंड लेस सो एट अदर टाइम, और बाकी टाइम पर भी। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अब आपने देखा होगा अलग अलग रीजन्स में जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं या रूरल पीपल होते हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया करते हैं। However, we do find similarities in their life situation and in the problems that they face. हालांकि चाहे उनकी जो उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है कि सिचुएशन उनकी एक सी रहती है, जैसे जैसे क्रॉप्स हर जगह एक तरीके से ही ग्रो करी जाती है, या फिर प्रॉब्लम्स भी जो आती हैं फेस करते हैं वो एक जैसी ही होती है। बस फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि उनकी क्रॉप्स अलग अलग होती है, बाकी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स उनकी सेम रहती है। How people are able to survive and earn will depend upon the land that they cultivate. और लोग कैसे सरवाइव करते हैं या कैसे अपनी अर्निंग करते हैं ये उनकी लैंड पे डिपेंड करता है, और कैसे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। Many depend on these lands for work as laborers. कुछ लोग लेबरिंग पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि उन्हें काम मिलेगा तब वो लेबरिंग कर पाएंगे, तब वो अर्निंग कर पाएंगे, ऐसे डिपेंड रहते हैं। Most farmers grow crops both of their own requirements and also to sell in the market. कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास जमीन होती है और वो खुद ही क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, अलग से लेबरर्स को नहीं बुलाते, ठीक है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही ग्रो करते हैं, और जितनी ग्रो होती है उसे वो मार्केट में जाके बेचते हैं और जिससे वो उनकी अर्निंग होती है। Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. और कुछ ऐसे होते हैं जिससे उन्होंने मतलब यानी कि व्यापारियों को उन्हें अपना जो क्रॉप्स होता है देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनसे ही उन्होंने लोन लिया होता है। जिन व्यापारियों से वो बोरोड करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, उन्हें उसे क्रॉप्स वापस करनी होती है, मतलब क्रॉप्स देनी होती है या पैसा देना होता है अपना लोन चुकाने के लिए। For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सर्वाइवल के लिए यानी कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ फैमिलीज उधार लेती हैं पैसा, ठीक है, काम करने के लिए, या फिर when no work is available, या फिर उनके पास जब कोई काम नहीं होता तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए अपनी बेसिक नेसेसरी को पूरा करने के लिए वो पैसा लेते हैं उधार। There are some families in rural areas which thrive on large acres of lands, businesses and other activities. कुछ families ऐसी होती हैं जिनके पास रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा एकड़ में ज़मीनें होती हैं, उनका अपना बिजनेस होता है या अलग अलग उनके काम होते हैं। However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craft persons in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. और जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं या फिशिंग फैमिलीज होती हैं, फिश पकड़ने वाली फैमिली, या क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं गांव में, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पूरे साल भर काम करने के लिए नहीं होता है, तो कुछ ही महीने साल भर में इनको मिलते हैं जहाँ पर ये काम कर पाते हैं, और उसके कुछ महीने क्या करते हैं, या तो ये कहीं और काम करते हैं या फिर ये उधारी पे पैसा लेके अपनी लाइफ को चलाते हैं। So with this we have completed this whole chapter. I hope you have understood this chapter nicely and clearly. If you have any doubt, any confusion, you can see the video again, which will help you to understand the chapter nicely and clearly. We will meet in our last chapter in our next video. Till then, bye bye, be safe and be healthy.